हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले क्लास में हमने ये देखा था कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इस चैप्टर में क्षेत्रफल को सदिश मानने के पीछे का वजह क्या था। मैंने एक या दो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा, आप आसानी से जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास होगा वो क्लास होगा कोण और घन कोण, यानी एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है। साथ साथ इस क्लास में हम ये भी देखेंगे कि एंगल और सॉलिड एंगल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम इस चैप्टर में कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोण और घन कोण से। लेकिन क्लास को शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ साथ आपको बेल आइकन भी दबाना है ताकि वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको सही टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एंगल एंड सॉलिड एंगल से। देखिए, अगर बात करें एंगल और सॉलिड एंगल, तो एंगल और सॉलिड एंगल का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक्चुअल में सप्लीमेंट्री यूनिट से है। ठीक है, कहां से? सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसको हिंदी में कहते हैं संपूरक मात्रक। अब क्या होता है सप्लीमेंट्री यूनिट? जब हम मात्रक के प्रकार के बारे में बता रहे थे कि मात्रक के प्रकार क्या क्या है, तो मात्रक के 4 प्रकार होते हैं: मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, संपूरक मात्रक, प्रायोगिक मात्रक। यानी फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट। जब मैं बात सप्लीमेंट्री यूनिट की करता था तो सप्लीमेंट्री यूनिट 2 प्रकार के होते थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट, एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये आपका एंगल है, दूसरा क्या था आपका सॉलिड एंगल है। तो हमें मोटे मोटे तौर से पता चल गया है कि एंगल और सॉलिड एंगल का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कहां से? सप्लीमेंट्री यूनिट से है। लेकिन जब एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में हमने और भी वहां पे कुछ डिस्कस किया था, मैंने ये बताया था कि वो क्या डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस होने का मतलब किसका कोई बीमीय सूत्र नहीं है। तो क्यों डायमेंशनलेस है? क्योंकि हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है? प्योर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी? प्योर क्वांटिटी, शुद्ध राशियां होती है। प्योर क्वांटिटी का मतलब कि जो पी अपन क्यू, जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करें। एक ही फैमिली से बिलोंग करने का मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर डिस्टेंस है तो नीचे भी डिस्टेंस है, ऊपर अगर मास है तो नीचे भी मास है। ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे प्योर क्वांटिटी आपके सामने आएंगे। तो किसी दिन अलग वीडियो बना के हम देखेंगे कि प्योर क्वांटिटी क्या क्या होता है और कौन कौन से प्योर क्वांटिटी की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो आज का क्लास होगा केवल केवल एंगल और सॉलिड एंगल पे होगा। तो एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। एंगल किसको मेजरमेंट करता है? 2D को मेजरमेंट करता है। 2D मींस क्या होता है? प्लेन। तो हम मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं एंगल ऑलवेज मेजरमेंट ऑफ प्लेन। प्लेन को मेजरमेंट करता है। लेकिन एंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है चाप बटा त्रिज्या। तो यहाँ पे त्रिज्या तो समझ में आता है कि त्रिज्या क्या होता है, रेडियस तो हमें समझ में आएगा कि हमने बचपन से रेडियस देखा है। लेकिन जो आर्क होता है, जो चाप यहाँ पे होता है, चाप का मतलब क्या होता है? चाप को समझने से पहले आपको इस थोड़ा सा फिगर को देखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एक, ये जो फिगर आपको दिख रहा था, इस फिगर को हमने मिलाया। ये, इसको बोलेंगे डायमीटर। क्या बोलेंगे? व्यास। डायमीटर। डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। पी, पी डैश इस सर्कल का डायमीटर कहलाएगा। ये मैंने मान लिया ओ, ओपी या ओपी डैश इस सर्कल का रेडियस कहलाएगा। बात यहाँ पे एक वर्ड आता है परिध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? अगर कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा पॉइंट बी से चलना प्रारंभ करे और चलते चलते पॉइंट पी डैश पे आया और पी डैश से चलते चलते फिर पुनः उसी कंडीशन यानी इनिशियल कंडीशन पी पे पहुंच जाए, तो हम कहेंगे कि इस कीड़े द्वारा चली गई जो कुल दूरी है वो कुल दूरी क्या होगा? 2πr होगा। अब यही 2πr क्या कहलाता है? उसका परिधि कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें समझना चाप क्या होता है। तो मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं, जो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आपके पास पेन और कॉपी होगा तो आप चाहे तो उसे नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, वृत्त के परिध पर चली गई जो दूरी होता है, ये वृत्त का परिध होगा। अब ये सर्कल का सरकमफ्रेंस कहलाएगा। ये पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस कहलाएगा। सरकमफ्रेंस पे जितना डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे, कवर करेंगे, उसी को हम बोलेंगे चाप। मैंने मान लिया कि हमने यहाँ पे ये छोटा सा किया तो ये हो जाएगा चाप, फिर मैंने ये कर लिया तो ये हो जाएगा चाप, मैंने ये कर लिया तो अब ये हो जाएगा चाप। यानी उसके सरकमफ्रेंस पे जितना दूरी आप तय करेंगे वही दूरी क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। तो अगर दूरी बढ़ रहा है उसके सरकमफ्रेंस पे तो एंगल बढ़ जाएगा। देखिए, अगर दूरी मैंने ये लिया तो एंगल बढ़ जाएगा, दूरी मैंने ये लिया तो एंगल बढ़ जाएगा। तो दूरी बढ़ने से यानी चाप बढ़ने से जो एंगल होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर
चाप बढ़ रहा और रेडियस आपका कम हो रहा, तो यहाँ पे रेडियस को हम छोटा करते हैं, रेडियस को छोटा लिया, चाप बढ़ रहा, तो भी क्या होगा, यहाँ पे एंगल बढ़ जाता है। स्लाइड थोड़ा मूव करिएगा, 1 मिनट थोड़ा वेट करिएगा। तो आपने देखा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या का कॉन्सेप्ट है। लेकिन कहानी है कि पूरे सर्कल के कारण, यानी पूरे सर्कल ड्यू टू कंप्लीट सर्कल के कारण यहाँ पे इसके सेंटर पर कितना एंगल बन रहा, तो वो एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन। क्यों बनेगा? जब मैं पूरे सर्कल की बात करूंगा तो टोटल जो चाप होगा उसके टोटल परिधि के बराबर होगा, कुल परिधि के बराबर होगा। तो परिधि का मतलब कितना, तो 2 पाई आर होता है। तो अब इस चाप के जगह, यानी इस एल के जगह हम सेटअप करते हैं 2 पाई आर। नीचे आपका आर है, आर आर एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वैल्यू कितना देता है, 2 पाई का देता है। क्लियर? इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सॉलिड एंगल को हम बेहतर तरीके से समझने का और अलग अलग वे में समझने का प्रयास करेंगे। सॉलिड एंगल को हिंदी में कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। अब एक घन कोण है तो ये 3D को मेजरमेंट करता, नाम से लग रहा सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? 3D होता है। ये 3D को मेजरमेंट करता है, नहीं सॉलिड को मेजरमेंट करता है। कैसे मेजरमेंट करता है? इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हम यहाँ पे एक थोड़ा सा 3D ले लेते हैं। मैंने मान लिया मेरे पास कोई 3D है, कुछ ऐसे क्यूब फॉर्म में है। इसके 6 फेसेस आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 आपके सामने फेस दिख रहा होगा। मैंने मान लिया कि यहाँ पे चूंकि ये इसका सेंट्रल पॉइंट O है, केंद्र बिंदु है। अब मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये वाला जो फेस दिख रहा है, इस फेस पर हमने छोटा सा पार्ट हमने एज्यूम कर लिया, ये छोटा सा पार्ट। इस छोटे से पार्ट पे जितने सारे पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को अगर हम सेंट्रल से मिलाते हैं, उसके केंद्र से मिलाते हैं, तो हमने देखा कि इस ड्यू टू स्मॉल पार्ट, इस छोटे से पार्ट यानी अल्पांश भाग के कारण इसके केंद्र पर एक कोण आंतरित होता है। इस कोण को कहते हैं सॉलिड एंगल। एंगल कहेंगे तो भी ठीक है, लेकिन चूंकि किसके कारण हो रहा है, सॉलिड के कारण हो रहा है, ड्यू टू सॉलिड, तो इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को यहाँ पे हम स्मॉल ओमेगा, ये स्मॉल ओमेगा को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां हमने जो सॉलिड लिया वो क्यूबिक फॉर्म में लिया, घन के तरह से वो क्यूब के फॉर्म में है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सॉलिड को स्फीयर मान लें, तो स्फीयर के सरफेस का छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे एज्यूम किया, जो कि आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, जिसको बोलेंगे ए। अब इस स्मॉल पार्ट के कारण यानी उसके सेंट्रल यानी ओ पे जो कोण अंतरित होता है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है उस कोण को बोलेंगे घन कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एरिया क्या है? एरिया जो आपने स्मॉल पार्ट, जो आपने सरफेस लिया, सरफेस का एरिया है ये। डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस उसके केंद्र बिंदु से उस सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम यहाँ से आर आर से हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ये आपका स्फीयर, अगर यहाँ पे जो आपने जो स्ट्रक्चर लिया वो स्फीयर में है, तो स्फीयर का जो टोटल एरिया होता है वो टोटल एरिया हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। नीचे आपका आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे स्फीयर है 4 पाई स्टे रेडियन। वॉच करना है पे, सर्कल है 2 पाई रेडियन, स्फीयर है 4 पाई स्टे रेडियन। यानी एंगल का जो मेजरमेंट स्केल होता है वो रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का जो मेजरमेंट स्केल होता है स्टे रेडियन होता है। तो हमने यहाँ आर स्क्वायर से एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दिया, तो हमने देखा कि स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना आपका, स्फीयर का, स्फीयर के सेंट्रल पे जितना कितना एंगल बन रहा, 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल यहाँ पे सब्सटेंड हो रहा है। तो ये था आपका सॉलिड एंगल। लेकिन सॉलिड एंगल को थोड़ा सा दूसरे वे में समझने का प्रयास करते हैं, तो देखते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे कुछ स्लाइड मूव हो रहा, थोड़ा सा उसको देखते हैं। देखिए ये जो
फिगर है, एक्चुअल में एक कमरे को स्वैप कर रहा, एक कमरे को स्वैप कर रहा। कमरे में जब मैं किसी कमरे की बात करता हूँ तो वो बिल्कुल सॉलिड होता है, उसके कई सारे फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो हमने किसी एक फेस को हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा, देखो मैंने ये फेस को मैंने एज्यूम कर लिया, ये जो फेस आपको दिख रहा है यहाँ पे विंडो भी दिख रहा होगा, ठीक है। और आपने इस एक्सपेरिमेंट को देखा भी होगा अपने घरों वरों में, थोड़ा सा कहीं भी किसी भी वॉल पे अगर थोड़ा सा छिद्र है, मतलब कोई विंडो है, वहां से जहां से रोशनी अंदर आती है, तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर वहां पे बनता है, ठीक है। तो हमने यहाँ जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल पार्ट को हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिखेगा वो स्मॉल पार्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा डी हो जाएगा। देखेंगे कि उसके सेंट्रल पे अगर यहाँ पे कोई केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से सेंट्रल पे एक एंगल बन रहा है, देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको बोलेंगे डी ओमेगा। क्यों? चूंकि यहाँ पे जो एरिया लिया गया वो स्मॉल पार्ट अल्पांश भाग है, तो अल्पांश भाग के कारण जो एंगल बनता है वो भी अल्पांश बनेगा। तो कॉन्सेप्ट ही हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। जब बात हम मैथमेटिकल फिजिक्स की करते हैं, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को अगर मोटे तौर पे समझे कि हमें कहाँ पे इंटीग्रेशन करना, कहाँ पे डिफरेंशिएट करना, तो थोड़ा सा एक टेक्निक होता है। ये होता है स्मॉल, ये होता है लार्ज। जब हम स्मॉल से लार्ज पे जाते हैं तो हमें करना होता है इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। क्या करना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। लेकिन जब हम लार्ज से स्मॉल पे आते हैं तो हमें करना क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड। किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, एल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी ये जो कॉन्सेप्ट अगर आप इस चीज को तैयार रखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे इंटीग्रेट करना है, कहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जब स्मॉल से लार्ज पे जाएंगे तो हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। और लार्ज से स्मॉल पे आएंगे तो क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक कंडीशन यहाँ पे है। हमने छोटे से भाग यानी स्मॉल पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट के लिए हमने कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि इक्वेशन नंबर 1 आ रहा है। स्मॉल पार्ट के कारण यहाँ पे जो सॉलिड एंगल आ रहा है वो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है। क्लियर? लेकिन अब मैं बोलूं कि पूरे कमरे के कारण कितना सॉलिड एंगल आएगा, यानी हम किस पे जा रहे हैं? लार्ज पे जा रहे हैं। स्मॉल से हम कितने, स्मॉल से किस पे जा रहे हैं? लार्ज पे जा रहे हैं। जब हम स्मॉल से लार्ज पे जाएंगे तो हमें करना क्या होगा? इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट ऑफ बोथ साइड। तो जब हम पूरे कमरे की बात करूंगा, ड्यू टू होल रूम, पूरे कमरे की बात मैं कर रहा हूं, फॉर होल सरफेस, तो हम स्मॉल पार्ट से लार्ज पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। तो इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे ये, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है ओमेगा में कन्वर्ट होता है। और ये जो 1/r² क्या होता है? कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्वांटिटी कांस्टेंट होने की वजह से ये कुछ ऐसे हो जाता है ये। तो ये आपका होता है इक्वेशन नंबर 2। ये सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल है। तो जहां भी अब हम इसका यूटिलाइज कैसे करेंगे इस चैप्टर में, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जहां भी 1/r² इंटीग्रेशन ऑफ डी ये दिखेगा, उसके जगह हम ओमेगा सेटअप कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये कमरा, अगर ये आपका सॉलिड स्फीयर फॉर्म में है, स्फीयर फॉर्म में है, तो स्फीयर का सरफेस, उस सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? 4πr² होगा। इफ सॉलिड जो आपने लिया वो स्फीयर है, क्या है? स्फीयर है। तो स्फीयर के लिए जो क्वांटिटी होता है, स्लाइड बार बार मूव कर जाए तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, 1 मिनट। वेट, हाँ। तो अगर हमने मान लिया कि जो सॉलिड है वो स्फीयर फॉर्म में है, तो स्फीयर के लिए जो एरिया होता है, सरफेस का एरिया होता है, वो होता है आपका 4πr²। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में इसकी जब वैल्यू सेटअप करेंगे तो कुछ आपका इस प्रकार आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/r² इंटू 4πr²। r² एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 4π
स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। तो आपके सामने दो फार्मूला आ गया। क्या क्या फार्मूला है, पहले तो हमने एंगल को लेके देखा, तो एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसमें बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, एल अपॉन आर, ये फार्मूला था। टोटल सर्कल के कारण जो एंगल बन रहा था वो एंगल था आपका 2 पाई रेडियन, ठीक है। जब मैं बात सॉलिड एंगल की करता हूं, तो सॉलिड एंगल का मतलब होता है किसको मेजरमेंट करता है, 3D को मेजरमेंट करता है, यानी किसको मेजरमेंट कर रहा है, सॉलिड को मेजरमेंट कर रहा है। और ये किसको मेजरमेंट करता है, 2D को मेजरमेंट कर रहा है, मतलब किसको मेजरमेंट कर रहा है, प्लेन को मेजरमेंट कर रहा है। दैट्स इट, इतना। जब सॉलिड एंगल की बात करता हूं, तो सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट आया था वो कुछ ऐसा था, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। एक इसको इक्वेशन नंबर हमने एक बनाकर छोड़ा था इससे पहले वाले स्लाइड में, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, जब हमने बोथ साइड इंटीग्रेट किया था तो ओमेगा इज इक्वल टू था 1 अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। अगर ये स्फीयर फॉर्म में है तो डी ए की जो वैल्यू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। यानी सॉलिड के कारण उसके जो सेंट्रल पे जो एंगल बनता है 4 पाई स्टेरेडियन बनता है। अब यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे हम, जब हम गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे, तो गॉस थ्योरम पढ़ाते समय हम गॉस थ्योरम का जब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, तो वहां पे जहां भी, तो कहीं कहीं क्या होता है कि हम देखते हैं कि 1 अपान आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी आ जाता है, जिसके जगह हम सेटअप कर देंगे ओमेगा। और कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, हमें 4 पाई आ गया, तो 4 पाई की जगह सेटअप कर देते हैं ओमेगा। तो ये होता है आपका यूटिलाइजेशन। जब हम वहां पे बच्चों को बताते हैं तो बीच बीच में आ जाता है, तो आपको ये थोड़ा सा मैथमेटिकल जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को माइंड में सेटअप करना है। हमें आवश्यकता अनुसार जहां भी 4 पाई दिखेगा उसके जगह पे ओमेगा सेटअप कर देंगे, और जहां भी ओमेगा दिखेगा उसके जगह पे आवश्यकता अनुसार अपना 4 पाई सेटअप कर देंगे। ठीक इसी प्रकार जहां भी 1 अपन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी दिखेगा, हम वहां पे ओमेगा सेटअप कर देंगे, और ओमेगा की जगह फिर फाइनली इसको हम सेटअप कर देंगे। तो ये था इसका यूटिलाइजेशन, हम इसका उपयोग ऐसे करते हैं। लेकिन एक और फार्मूला होता है, उस फार्मूले को थोड़ा सा हम वॉच करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे चैप्टर में बार बार बीच बीच में कहीं भी आ जाता है। तो कौन सा फार्मूला, उस फार्मूले को थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा बाहर निकाल के, जो इससे पहले जो स्लाइड में हमने जो फिगर देखा था, उस फिगर को थोड़ा बाहर निकाल के प्रयास करते हैं, बाहर निकाल के प्रयास करते हैं। ये था आपका सॉलिड के सरफेस का स्मॉल पार्ट, कुछ मैंने ऐसे दिखा दिया। और यह स्मॉल पार्ट सॉलिड के सेंट्रल पर, केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है, जिसको बोलते हैं डी ओमेगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये बिल्कुल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या था आपका आर था। आप थोड़ा सा वॉच करेंगे तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके लिए जो फार्मूला आया था, वो फार्मूला क्या था, ये था आपका डी ए, डी ए। तो फार्मूला था आपका डी ओमेगा इज इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन अगर ये जो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री न बनकर कोई दूसरा एंगल बन जाए, कोई सर्टेन एंगल ले लें, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो फिर क्या होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट यही लगेगा, डी अपॉन आर स्क्वायर? नहीं, ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। यानी फिगर कुछ ऐसे हो जाए, जैसे फिगर थोड़ा सा सही से बन नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप वॉच करने का, थोड़ा सा बुक्स का सहारा ले लेंगे तो फिगर को भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये था आपका आर, क्या था, स्मॉल आर। एंगल तो बन रहा है डी ओमेगा, डी ओमेगा बन रहा आपका एंगल। लेकिन यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, ये जो लाइन था, और ये जो मिड पॉइंट, इस सरफेस के मिड पॉइंट से हमने इस सेंट्रल पॉइंट को मिलाया, तो हमने देखा कि बिल्कुल परपेंडिकुलर था वो। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा। अब ये जो सरफेस थोड़ा सा तिरछा है, तिरछा है तो मतलब इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा ये। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा। अब ये थीटा आपका 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो अब कुल मिला जुला के हम ये कहेंगे कि अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चूंकि हमने एरिया को वेक्टर क्वांटिटी माना है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। अब ये जो कंपोनेंट्स होगा, ये वाला जो कंपोनेंट्स होगा, ये वाला, इस फिगर को थोड़ा सा, मतलब इसी फिगर में बन रहा है तो थोड़ा सा आपको वॉच करना पड़ेगा ध्यान से। ये वाला जो कंपोनेंट्स आपको दिख रहा है, ये वाला कंपोनेंट्स कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट्स, और ये यहाँ पे जो कंपोनेंट्स बनेगा उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। सॉरी, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट्स को नहीं दिखाना। अब यहाँ इसकी जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। ठीक है। अब एरिया की जगह इस एरिया का पहला कंपोनेंट हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा डी ए साइन थीटा, डी ए साइन थीटा। तो इस कंपोनेंट्स के कारण जो यहाँ पे एंगल सस्टेंट होगा उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा डी ए इक्वल टू हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। यानी जब हम गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे या एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे तो बीच बीच में डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर आ जाएगा। और जब डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर आ जाएगा तो इसके जगह हम सीधे सीधे क्या पुट करेंगे? डी ओमेगा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? डी ओमेगा पुट करेंगे। बस आपको इतना ही जानना है। जहां भी डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर आएगा उसके जगह पे क्या सेटअप किया जाएगा? डी ओमेगा सेटअप किया जाएगा। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्टेरेडियन जहां भी डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर आएगा उसके जगह पे क्या रखा जाएगा? डी ओमेगा रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? इसके पीछे का कुछ ये वजह था, इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट था। अब बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, मैं आशा आपसे यही करता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।